तो लिख लेते हैं, अपनी हेडिंग है सिंपल ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने पिछले टर्न पे कुछ बेसिक्स पढ़ा हुआ था जो हमने 10th क्लास में किया हुआ था। आज कुछ 11th क्लास का टॉपिक है जो हम करेंगे, जो अभी हमने नहीं किया हुआ है लेकिन वो आगे का पार्ट है, सर्कल का, जो कोनिक सेक्शन के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट या लास्ट चैप्टर इस टाइप से होंगे। तो उसका मैं थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। पहले सर्कल के बारे में बात करते हैं, फिर सर्कल के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं आगे, लेकिन चूंकि इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हो रहा है तो हम उसको अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाकी वहाँ पर तो सर्कल को अच्छे से करेंगे ही। अभी मैं थोड़ा सर्कल का एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ ताकि अगर हमारे पास क्वेश्चन मिल जाए तो अभी हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हेडिंग लिख लेते हैं सर्कल। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सर्कल क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्या क्या है। सर्कल क्या होता है, कौन बताएगा सर्कल के बारे में? कोई सर्कल की डेफिनेशन बता सकता है? सर्कल तो सभी को पता है कि क्या होता है, कोई बता देगा? गोल गोल होता है वो Sir, सर्कल। circle is a point, is a collection of points which are not collinear. अगर मतलब कोलिनियर नहीं है तो सर्कल होगा? नहीं। No, sir. Collection of points, many points, which are not collinear. ये देखो देखो मैं बनाता हूँ, देखो ये सर्कल है, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है। ये कोलिनियर नहीं है, ये सर्कल बनेगा इससे? No. फिर कैसे बता सकते हैं इसके बारे में? ये तो गलत हो गया। चलो मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ। देखो इसमें सर्कल के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक मूविंग पॉइंट होता है और एक फिक्स पॉइंट होता है। इसको हम बोलेंगे कि ये फिक्स पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ये मूविंग पॉइंट है। ठीक है, ये सर्कल की डेफिनेशन है, अभी लिख दूंगा मैं, तो जब भी कभी सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यही डेफिनेशन बताएंगे। तो एक मूविंग पॉइंट है, और ये जो लोकस वर्ड आता है, लोकस का मतलब होता है पाथ। ये जो लोकस वर्ड अभी आएगा इसका मतलब पाथ। पाथ का मतलब उसका रास्ता जो होगा वो। तो सर्कल, अगर किसी पॉइंट का लोकस की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ कहाँ तक गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है फिक्स पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है। फिक्स पॉइंट तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन मूविंग पॉइंट को रोटेट कराते हैं कि यहाँ पर आ गया मूविंग पॉइंट। लेकिन इस बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट है और फिक्स पॉइंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाए मूविंग पॉइंट, मूव करता रहेगा ना, मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ पर आया, फिर इस तरीके से यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। लेकिन हमेशा मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमेशा क्या रही? कांस्टेंट रही, इक्वल रही। तो जो इस पॉइंट P ने जो अपना पाथ बनाया है, ये जो उसी के लोकस को, उसी के पाथ को हम क्या बोल देते हैं? सर्कल। अगर मैं सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दूं यहाँ से ऐसे, तो ये अगर हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल। अब बात समझ में आ रही है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from moving point and fixed point is always constant is called circle। ठीक है, उस पॉइंट P का लोकस एक सर्कल कहा जाएगा, जबकि सर्कल के मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उस पॉइंट P को हम क्या बोल देते हैं कि उस पॉइंट P का जो लोकस होगा, जो उसका पाथ होगा, वो एक सर्कल होगा। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, और मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के मिड की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। लिख लेते हैं, ये एक दो पॉइंट है। वैसे इसको अभी हम आगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी इसकी ज़रूरत है, इसलिए बेसिक आइडिया इसका ले लेते हैं। तो सर्कल इज अ
लिख लेते हैं। A circle is a locus of a point which moves in a plane such that the distance between moving point and fixed point is always constant. मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के मिड की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल and distance between moving point and fixed point is called radius of the circle. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इसके फॉर्मूले वहाँ पर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी खास ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अब लिख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कई सारे इक्वेशन के फॉर्म बनने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये हेडिंग है, नंबर 1 हो जाएगा, केस फर्स्ट हो जाएगा। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और p के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। जो p मूव कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट x, y है। ये एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर जो है वो 0 0 पर है, यहाँ पर है 0 0 पर, और ये जो p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x और y है, और ये है 0 0, और रेडियस जो है वो सर्कल की गिवन है r। तो सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 पे गिवन है और रेडियस जो है वो r है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो कैसे मिलेगा, इसका नाम रख लेते हैं O, जो ओरिजिन है उसका नाम O रख लेते हैं। तो OP इक्वल टू क्या गिवन है, R। OP की इक्वल टू R गिवन है, और OP को डिस्टेंस फार्मूले से अगर हम निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था, सबको पता भी है, x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू R। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता, अगर स्क्वायरिंग नहीं करता, तो ये तो फार्मूला हो गया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा। ये फार्मूला जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा। लेकिन अगर हम बात कॉम्प्लेक्स नंबर की करें तो इसको जरा ऐसे लिख लेते हैं, देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस क्वांटिटी को जानते हैं कि ये क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवन है तो इसको हम क्या बोलते थे, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें, ये इसका एक सर्कल है, हाँ, तो ये मॉड ऑफ जेड हो जाएगा। ये ओरिजिन हो गया और ये जो है वो जेड हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गए, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, क्योंकि इस जेड की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉड जेड, और इसको क्या बोल सकते हैं, r। तो ये कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला कब यूज़ होगा, ये कब फार्मूला यूज़ करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में
इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है हमको कि कब ये यूज़ करेंगे, व्हेन सेंटर जो है वो कहाँ पर हो, ओरिजिन पे हो, 0 0 पे हो, एंड रेडियस की वैल्यू जो है वो r गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे मॉड z इक्वल टू r। ये हो जाएगा मॉड z इक्वल टू r। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बन गया कि अगर सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस r है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मॉड z इक्वल टू r हो जाएगी। दूसरा सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में जब सेंटर हमको गिवन होगा, व्हेन सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे h के और रेडियस की वैल्यू हमको r गिवन होगी, रेडियस की वैल्यू r गिवन होगी। ये हमारे काम का है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे काम का है मॉड z इक्वल टू r। ठीक है ना, मॉड z इक्वल टू r कहीं भी इक्वेशन दिखाई देगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये सर्कल की इक्वेशन है। सपोज करो अगर हमने दे दिया मॉड z इक्वल टू 3, एक एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं कि मॉड z इक्वल टू 3, और अगर मैं कह दूँ मॉड z इक्वल टू 3 है, देन फाइंड लोकस, तो इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस होगा सर्कल। और अगर वो कहता है कि फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑल्सो, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके 0 0 और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और अगर इस टाइप की इक्वेशन हमको गिवन होती है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसका लोकस क्या होगा, सर्कल। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके, अभी पहले एक साथ सारा कलेक्शन कर लेते हैं। अब सेंटर अगर एच के गिवन है और रेडियस की वैल्यू r गिवन है, तब देखो कैसे बनता है इसका फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर उसके बाद उसको हम रिलेट कर देंगे इसी के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, और ये O है जिसके कोऑर्डिनेट h, k है, और ये रेडियस है r। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा r, और OP का फॉर्मूला हो जाएगा √x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। तो अगर हम उसमें देखें अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये फॉर्मूला यूज होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सर्कल का, जब सर्कल का सेंटर गिवन होगा और रेडियस गिवन होगा। लेकिन अगर मान लिया अगर हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना है तो हम इसका यूज करते हैं। ये किसकी वैल्यू को डिनोट कर रहा है, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करेंगे तो इसको किस तरीके से शो करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक सर्कल हमारे पास अभी भी होगा, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को z0 बोल देंगे और इसके कोऑर्डिनेट को z बोल देंगे, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये z0 है। वैसे z को अगर हम लिखना चाहें तो z को क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई, और z0 को अगर हम लिखना चाहें क्योंकि z0 के कोऑर्डिनेट h, k माने हुए हैं, तो इसको क्या लिखोगे, h प्लस आई के। यही तो लिखे हैं ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, रियल पार्ट प्लस आई के साथ इमेजनरी पार्ट। तो क्या हम इसको हम z माइनस z0 बोल सकते हैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस z0 इक्वल टू r। अरे पिछले टर्म पे अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और अगर उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए तो हम एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं और मॉड लगा देते हैं। और इससे भी यही बनने वाला है, अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दें तो इससे भी यही बनने वाला है। ऊपर वाला देखो कैसे, z की जगह पर रख दो x प्लस आई वाई और z0 की जगह पर रख दो h प्लस आई के, और इसका मॉडुलस लगा दो इक्वल टू r कर दो, और इसको ऐसे लिख दो x माइनस एच रियल पार्ट हो गया प्लस आई के साथ y माइनस के हो गया और इक्वल टू यहाँ पर r हो गया। अब यहाँ पर ये मॉड हो गया कि नहीं, ये हो गया मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर।
और इक्वल टू आर, और इसी को स्क्वायरिंग कर देंगे तो वही ऊपर वाला फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा दूसरा फार्मूला, जब सेंटर के कोऑर्डिनेट जेड और जेड नॉट गिवन होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट जेड नॉट गिवन होंगे, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा फार्मूला सर्कल के केस में, कि जब हमको सर्कल का सेंटर गिवन होगा जेड नॉट और रेडियस गिवन होगी, तब हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, फाइंड लोकस, और कंडीशन दी है जेड माइनस 3 इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। तो पहली बात तो इसको देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर का केस है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आर का मतलब रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और जेड नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो 3 आ गई, तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर हो गया, तो 3,0। तो एक ऐसा सर्कल ये डिनोट करने वाला है जिसका रेडियस जो है वो 7 है और जिसका सेंटर जो है वो 3,0 है। बात समझ में आ रही है? देख के इसको समझ में आ रहा होगा ये, कि अगर z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर है तो जेड नॉट की वैल्यू 3 मिल रही है। अच्छा, अगर ऐसा होता है z प्लस 5 इक्वल टू 3 होता, तब क्या हो जाता? इसको भी इसी से कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये दूसरा एग्जाम्पल हम समझे तो z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर अगर करते, तो ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या हो जाता। अब यहाँ जेड नॉट की वैल्यू -5 मिलने वाली है, तो जेड नॉट की वैल्यू -5, तो -5,0, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना और ऊपर प्लस है, और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाती है 3। बात समझ में आ रही होगी। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि z प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 4 गिवन है, इसका भी हमको फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑल्सो, रेडियस और सेंटर हमको फाइंड आउट करना है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी कंपेयर कर देंगे z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर से। तो जेड नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस आई, और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अब जरा बताओ यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट अब क्या होने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा -1, -1, और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट -1 हो जाएंगे, और रेडियस की वैल्यू तो 4 गिवन ही है ऊपर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। तो यहाँ तक बच्चों कोई डाउट है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हमारा सर्कल का दूसरा केस हो गया, जब हमारे पास सेंटर गिवन था तब के लिए, और ये था जब सेंटर 0, 0 पर था तब के लिए। अब देखो इसी को जो है जनरलाइज कर देते हैं, इसी फॉर्मूले को जो ये लिखा हुआ है √x माइनस h का होल स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला है, इसी को जब ओपन करेंगे तो एक तीसरा फार्मूला, उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये जैसे हमारे पास इक्वेशन है ना, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको जब ओपन करोगे तो क्या बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एच स्क्वायर आएगा, फिर 2xh आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर के स्क्वायर आएगा, फिर 2yk आएगा, और इक्वल टू आर आएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, एक्स बनेगा, वाई बनेगा, और कुछ कांस्टेंट बनने वाले हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके के कुछ कांस्टेंट बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, और ये कुछ कांस्टेंट बनने वाला है। तो इसको इस तरीके से नहीं रखा गया, इसको कुछ एक नया नाम दे दिया गया, और उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बोल देते हैं। वो यही फॉर्म है, लेकिन इसका कुछ नाम रख दिया उन्होंने, और वो क्या नाम रखा, किस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है,
x के कोफिशिएंट का नाम बस यहाँ g रख दिया गया, y के कोफिशिएंट का नाम यहाँ पे k था, यहाँ पे 2k था, यहाँ पे 2f रख दिया गया, और इस पूरे को हटा के उसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट c रख दिया गया। तो इसको क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, वाई होगा और कांस्टेंट होगा। कभी भी हमको इस तरह की इक्वेशन दिखाई देगी तो उसका अगर हमें सेंटर और रेडियस निकालना है, तो अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है तो इसका जो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -g-f, और जो इसका रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। ये दो कंडीशन और होती हैं सर्कल के सेंटर के लिए और रेडियस के लिए। ये कहाँ से आई? इस इक्वेशन से ये दोनों कैसे फॉर्मूले बने, तो उसको भी हम यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं किस तरीके से बना होगा। देखो, प्रूफ समझ लेते हैं। वैसे तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमें डायरेक्ट लर्न करना है कि ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये होती है, और अगर इस टाइप की जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन है तो उसका सेंटर जो है वो ये होगा और उसकी जो रेडियस है वो ये होगी। कैसे होगी वो अभी हम डिराइव कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, इसी इक्वेशन से तो आई होगी, तो इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं x² + 2gx प्लस यहाँ पर एक थोड़ी सा ब्लैंक छोड़ देते हैं y² + 2fy प्लस यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ देते हैं और इक्वल टू -c कर लेते हैं। x² रख दिया, 2gx एक साथ कर दिया, y² रख दिया, 2fy एक साथ रख दिया और c को उधर भेज दिया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या ऐड करना चाहिए, ये बता चुका हूँ मैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए, यहाँ पर क्या ऐड कर दूँ? a² + 2ab है, तो क्या ऐड कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसी तरीके से क्या ऐड कर दूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हाँ, तो बिल्कुल सही है, यस। g² यहाँ ऐड कर दें और यहाँ पर f² ऐड कर दें। तो अगर g² और f² इधर ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा g² और f² को, क्योंकि बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना इक्वेशन को। डायरेक्ट तो नहीं कि LHS में ऐड कर दो, RHS में ना करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, इसको LHS और RHS दोनों में ऐड कर दिया। अब ये बन जाएगा x + g², ये बन जाएगा y + f², और ये बन जाएगा √g² + f² - c²। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको जरा हम सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन जो सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन होती है, x - h² y - k² = r²। जैसे ही तुम इससे इसको कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? ये देखो, सेंटर -h की वैल्यू g की इक्वल है, तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो गई? -g। तो देखो, सेंटर के कोऑर्डिनेट, इस वाले में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? h के। तो यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट h की वैल्यू -g हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -k = f, तो k की वैल्यू -f आ गई। और रेडियस r की वैल्यू क्या हो जाएगी जब इससे कंपेयर करेंगे? तो √g² + f² - c ये हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखो डिराइव कर लिया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? h, k होते थे, लेकिन h की वैल्यू क्या हो गई? -g, और k की वैल्यू क्या हो गई? -f। और रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? g² + f² - c। तो ये हमने यहाँ पर इसको डिराइव कर लिया, सेंटर -g - f और रेडियस √g² + f² - c। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? बोलो। ओके, तो अब जरा बात करते हैं कि ये तो था हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। अगर यही इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती तो कैसी होती और उसको कैसे लेके आते, तो वो हम यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं उसको भी। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगी वो लिख लेते हैं।
उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ये जो काम अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वैसे हम इसको एक बार और रिवाइज अभी करेंगे। जब हम सर्कल पढ़ेंगे ना और सर्कल के सारे कंडीशन पढ़ लेंगे तो एक बार कॉम्प्लेक्स का जो ये वाला पार्ट है, ज्योमेट्री वाला पार्ट, उसको फिर से पूरा करेंगे। ये सिर्फ एक थोड़ा सा टच देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ सर्कल में ऐसा होता है, ताकि हम दोबारा जब पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना कि भाई हमने सर्कल का ये पार्ट देखा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल का हमको आइडिया है। जब सेंटर पता हो, जब ओरिजिन पे हो, या जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक बार हम कम से कम उस पर टच तो हो जाएगा। बाकी ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी हम दोबारा फिर करेंगे जब हम सर्कल को पढ़ेंगे। आगे काफ़ी आगे मिलेगा चैप्टर सर्कल, तो फिर उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार उस कोनिक सेक्शन को पढ़ने के बाद फिर से हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इसको एक बार दिखाया जा रहा है कि दुनिया में ऐसा भी होता है, ठीक है। आ गया समझ में तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, आगे हम फिर करेंगे ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस एक बार टच कराया जा रहा है कि भाई देखो ऐसा भी होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये होता है, और इसका जो सेंटर होता है, अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे कि कैसे आया ये। जो इसका सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट -a होते हैं, सेंटर इक्वल टू -a। इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी होगी, ए की वैल्यू ढूंढ लेंगे और ए जो भी दिखाई देगा बस उसमें माइनस लगा देंगे तो सेंटर मिल जाएगा। और दूसरा वो कह रहा रेडियस चाहिए हमको, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √a इंटू ए बार माइनस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ। ए और जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो बी है वो रियल नंबर है। बी जो है वो, तभी तो ए में भी बार आया है ना, ए में बार का मतलब है कि ए जो है, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही है, ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में याद रखना है वो ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जनरल, इस तरह का क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इस तरीके की दी गई थी, और उसका सेंटर निकालने के लिए बोला गया है और रेडियस बोली गई निकालने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा सेंटर और रेडियस हो गया। अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ये इतना जो डरावना फार्मूला बना है, ये बना कैसे है, किस टाइप से उन्होंने डिराइव किया होगा इसको। तो देखते हैं किस तरीके से ये आता है, इसका भी प्रूफ समझ लेते हैं। ज़रूरत नहीं है वैसे प्रूफ की, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। हम इसको प्रूफ को कैसे डिराइव करेंगे, हमारे पास जो सेंटर है ना, ये वाला जो फार्मूला है जिसमें Z0 होता है और Z होता है और ये रेडियस R होती है, उसी से डिराइव करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल Z माइनस Z0 इक्वल टू R होता है, ये सबको पता है। इसी को स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। अभी हमने इसको डिराइव किया तो इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, अब ये तो पता ही है। ये R स्क्वायर हो गया। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार। तो Z इंटू Z बार जब करेंगे तो Z माइनस Z0 का बार हो जाएगा। और बार की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी हुई है। बार की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर जरा मल्टीप्लाई कर दो, Z इंटू Z बार हो जाएगा, माइनस का Z Z0 बार माइनस Z बार Z0 हो जाएगा, माइनस का Z0 बार इक्वल टू R स्क्वायर। इसको और थोड़ा सेट करते हैं तो ये बन गया Z बार माइनस, वहाँ पर पहले क्या आया हुआ है इक्वेशन में, AZ बार आया है, तो पहले Z बार को लिख लेते हैं। Z0 बार माइनस Z0 बार माइनस Z0 बार माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा केस बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करने वाले हैं, अच्छा ये जो है वो प्लस का हो जाएगा Z0 और Z0 बार,
ये तो समझ में आ रहा होगा, जेड नॉट और जेड नॉट बार प्लस का होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या लेट करने वाले हैं, यहाँ पर इन्होंने ऐसे लेट कर लिया है कि जेड नॉट को लेट कर लिया है, लेट जेड नॉट इक्वल टू माइनस ए। जेड नॉट जहाँ दिखाई देगा वहाँ माइनस ए रखेंगे, और जहाँ पर जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर दिखेगा वहाँ पर बी रख देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, जेड बार। अब देखो यहाँ पर जब तुम जेड नॉट की वैल्यू माइनस ए रखोगे इस जगह पर, तो माइनस जेड नॉट ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए जेड बार प्लस ए बार जेड, और इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया है, बी। तो ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो डिराइव हो गया। इसमें सेंटर जो है वो क्या मिलेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोला था, जेड नॉट, तो सेंटर की वैल्यू देखो माइनस है, ये लिखी हुई है कि नहीं, और रेडियस की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगा, जेड नॉट। जेड नॉट का मतलब, इसको अगर इन दोनों को देखो, यहाँ से अगर तुम देखो तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जेड नॉट बार माइनस बी, और जेड नॉट बार को ए बोला गया है, ए और ए बार, तो ये हो जाएगा माइनस हट जाएगा ए बार माइनस बी, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट के अंदर ए बार माइनस बी, या ए बार को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सेंटर और रेडियस हमारा सर्कल का ये आ जाएगा जब जनरल इक्वेशन दी जाएगी तब। अभी हमको अगर ये डेरिवेशन में कुछ वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन मान लिया भी अगर हमें आ रही है तो एक बार इसको और देखें, नहीं तो अगले टर्न पे पूछे, और नहीं भी आ रही है तो फिर हमें केवल ये याद रखना है कि ये जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, कि जब भी कभी सेंटर इस सर्कल इस तरीके का फॉर्म का दिया होगा तो उसका सेंटर और रेडियस यही आने वाला है। सेंटर को बस माइनस ए कर देंगे और रेडियस को क्या कर देंगे, रेडियस की वैल्यू को हो जाएगा माइनस ए बार माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इस तरीके से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में इसी पे यहीं पे कर लेते हैं इसका, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर इस टाइप का केस दिया जाएगा तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, और इसका ज़रा रेडियस निकाल के बताओ तुम लोग कि क्या होगी, सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल जेड बार माइनस 3 माइनस 4i इंटू जेड माइनस 3 प्लस 4i इंटू जेड बार प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका सेंटर बताना है और इसकी रेडियस भी बतानी है। इसका सेंटर बताना है और इसकी रेडियस भी बतानी है। चेक करो और बताओ इसका सेंटर और इसकी रेडियस क्या होने वाली है। कंपेयर कर देंगे सर्कल के उससे तो पता चल जाएगा हमको। सेंटर के कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा। नहीं और चेक करो, ढंग से आराम से करो। देखो अभी कंपेयर तो कराओ, फिर पता चलेगा तुमको। इसी इक्वेशन को जो हमारा इक्वेशन आया था उसी को उसके नीचे रखो, तब आइडिया होगा। जेड बार माइनस या प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। I minus 3। ओके, हाँ बोलो सर। बोलो। रेडियस 2i रेडियस 2i। नहीं, सबको जितना भी आंसर देंगे हम, सेंटर वो रियल फॉर्म में होना चाहिए, आई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अभी हमने जितना भी किया उसमें सेंटर जो आया वो HK के फॉर्म में आना चाहिए और रेडियस जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में आनी चाहिए, आई के फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला काम हमको ये ढूंढना है कि इसमें ए क्या है और ए बार क्या है, उसी से हमको आइडिया हो जाएगा। ए और ए बार अगर हमें पता चल गया तो आइडिया हो जाएगा।
देखो मैं इसको थोड़ा सा और सेट करता हूँ इक्वेशन को, अभी नहीं समझ में आ रहा है बाकी लोगों को भी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी इक्वेशन प्लस में है, तो पहले पूरी इक्वेशन को इसको प्लस में बनाते हैं। तो जेड जेड बार प्लस में लाना है हमको, तो हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 4i हो गया, -3 + 4i जेड, इसको भी अंदर भेज दिया तो -3 - 4i जेड बार हो गया, और +9 = 0। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस को अंदर भेज दिया मैंने। अब देख रहा हूँ कि जेड के साथ ये है, तो ए बार की वैल्यू क्या है? यही तो हो गई ए बार की वैल्यू, और ए की वैल्यू ये हो जाएगी। देखो ए और ए बार दोनों ऐसे ही तो आएंगे, -3 और -4i। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? ए बार की वैल्यू मिल जाएगी -3 + 4i, और ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -3 - 4i। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सेंटर का जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था, वो सेंटर का फॉर्मूला लिखा था -a, तो -a का मतलब क्या हुआ? माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 + 4i। तो हम 3 + 4i सेंटर थोड़ा ना बोलेंगे, हम सेंटर का कोऑर्डिनेट के टर्म में आंसर देंगे। तो सेंटर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 3 + 4i है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3, 4। बात समझ में आ रही है? और रेडियस जो लिखी हुई है उसका फॉर्मूला ये ऊपर दिख रहा है, रेडियस मॉडुलस ऑफ a² - b। तो मॉड a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से अगर हम देखें तो b की वैल्यू तो 9 है, मॉड a की वैल्यू क्या होगी? √3² + 4²। तो 3² और 4² तो 5 आ जाएगा, ये तो आएगा ना, 3² + 4²। तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी √mod ऑफ a² - b। तो mod ऑफ a² का मतलब हो गया 25, और b का मतलब हो गया 9। 25 - 9 कितना हो गया? 16। तो रेडियस का आंसर क्या आ गया? तो एक ऐसा सर्कल आ गया जिसका सेंटर 3, 4 है, और रेडियस की वैल्यू जो है वो 4 है। जिसका सेंटर 3, 4 है और रेडियस की वैल्यू 4 है, ये हमारा आंसर आएगा। बोलो इसमें किसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आगे बात करते हैं, अगर नहीं है तो। ओके, तो एक क्वेश्चन चलो और इसका देख लेते हैं, ताकि और आइडिया हो जाएगा हमको। जल्दी से उसका भी आंसर बता दो। क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये क्या चल रहा है, ये है क्वेश्चन है हमारा जो वो है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस बतानी है, सीधे लिख देते हैं। इक्वेशन है जेड जेड बार -2 × 1 + i, ये 2 लिखा हुआ है, -2 × 1 + i, -2 × 1 - i × z बार -1 = 0। और ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसकी रेडियस बतानी है कि क्या होगी। अच्छा, -2 + 1 + i × z भी यहाँ होना चाहिए, यहाँ z नहीं लिखा मैंने। -2 × 1 + i × z भी होगा ना साथ में, z और z बार का होना तो जरूरी है। तो देख लो z के साथ क्या आ रहा है, z बार के साथ क्या आ रहा है, तो a को कंपेयर कर लो, a और b पता चल जाएंगे, तो आइडिया हो जाएगा। इक्वेशन को पहले प्लस कर लिया करो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर आती है। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, -1 - i × z, और इसको भी प्लस कर लेते हैं, तो -1 + i × z बार -1 = 0। अब देखो तुम्हें शायद दिख रहा होगा कि a क्या होगा और a बार क्या होगा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो, क्या आंसर आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके, और किसी का कोई?
अरे भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, इजी तो है बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है। देखो निकाल तो दिया उसने, इसको कंपेयर करना है बस तुमको। जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। जेड के साथ जो ए बार लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा ये है, जेड बार के साथ जो ए लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा ये है। तो ए बार की वैल्यू हो गई 2 इंटू -1 माइनस आई, और ए की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू -1 प्लस आई, और बी की वैल्यू ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे हमको आंसर देना है अपना। तो सेंटर नहीं, उसने सिर्फ रेडियस पूछी है, तो मॉडुलस ऑफ ए कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 यानी कि 2√2 आ गया। अब रेडियस हमें निकालनी है, तो रेडियस इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी। तो मॉडुलस ऑफ ए का 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, और माइनस बी तो माइनस ऑफ -1, तो ये 9। तो 9 का आंसर क्या हो गया 3। तो ये आ गया हमारा। अब देखो जरा कुछ क्वेश्चन लोकस प्रॉब्लम के करते हैं, जिसमें सिर्फ हमको लोकस बताना होता है इनका। तो लिख लेते हैं लोकस प्रॉब्लम। और सब में यही लिखा होगा फाइंड लोकस, और डायग्राम भी बनाना है विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मॉड जेड इक्वल टू 5, इसका क्या होगा और इसका डायग्राम क्या बनेगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये बताना है। तो मॉड जेड इक्वल टू 5 को हम किससे कंपेयर करेंगे, मॉड जेड इक्वल टू आर से। तो इसका लोकस क्या बनने वाला है, एक सर्कल बनेगा। सर्कल का सेंटर क्या होगा, अभी ऊपर बात की थी 0 0 होगा, और रेडियस की वैल्यू क्या होगी 5। तो हम बस इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे, और ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 5 px, y ये हो जाएगी। बस इतना ही बना के हमको दिखा देना है मॉड जेड इक्वल टू 5 के लिए प्रॉब्लम। अब जरा इसका सेकंड केस कर लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता और मॉड जेड इक्वल टू, या ये ना होके होता मॉड जेड ग्रेटर देन 5, तो फिर क्या होता। तो इसका मतलब ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता। इसको भी हम कंपेयर किससे करते हैं, मॉड जेड इक्वल टू आर से ही कंपेयर करते हैं। लेकिन जो वैल्यू आती, जो सर्कल का डायग्राम होता है, इसका भी सेंटर जो है वो क्या होता है 0 0 ही होता, और रेडियस जो है वो 5 होता है। इनइक्वालिटी को पहले इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, और वो भी इस टाइप से नहीं करते, सर्कल को थोड़ा डॉटेड लाइन से करना पड़ेगा क्योंकि इनइक्वालिटी है हमारे पास। तो सर्कल कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाता है, ये सर्कल डॉटेड लाइन से ड्रॉ होता है। इसकी रेडियस अभी भी 5 होती, ये सब जगह डॉटेड लाइन ही है, ध्यान रखेंगे ये डॉटेड है। बस ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मॉड जेड की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो मॉड जेड इक्वल टू 5 ऊपर वाला जो केस था तो वो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा था, ये जो ऊपर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो मॉड जेड इक्वल टू 5 का मतलब इक्वालिटी थी, तो ये वाला पॉइंट डार्क हो गया कि ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन जहाँ पर इक्वल टू 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मॉड जेड ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो इसलिए इसको हमने डॉटेड, क्योंकि ये वाला टच नहीं कर पाएगा, इसके बाहर वाला जितना पोर्शन है ये वाला पोर्शन सारा का सारा सेटिस्फाई होने वाला है। तो ये सारा का सारा सेटिस्फाई होगा, मतलब ये सारा का सारा पार्ट जो होगा, ये जो हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मॉड जेड की वैल्यू हमेशा 5 से बड़ी इस वाले एरिया में आने वाली है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मॉड जेड इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होता तो क्या फ़र्क हो जाता, सिर्फ इतना सा चेंजेस हो जाता कि इसको भी डार्क कर देते हैं हम, और डार्क होने के साथ साथ ये भी साथ में आता क्योंकि इक्वालिटी भी है, और साथ में उसके बाहर का पोर्शन, फिर अंदर नहीं जाते, पूरा बाहर का पोर्शन भी होता
और साथ में ये भी वाला पोर्शन होता जहाँ पर मॉड जेड इक्वल टू 5 है। अगर मान लिया मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 5 होता या लेस देन, ऊपर क्या था ग्रेटर देन था, तो अगर लेस देन 5 होता तो क्या होता, तो फिर तब भी वो एक सर्कल ऐसा ही रिप्रेजेंट होता। लेकिन फिर हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई तो हमको डॉटेड लाइन ही बनानी पड़ेगी। और अब जो पोर्शन हम शेडेड करेंगे वो अंदर का पोर्शन होगा। ये अंदर का पोर्शन इस तरीके से डॉट कर देंगे, इस तरीके से कि मतलब ये एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है जिसके अंदर ये मॉड जेड लेस देन 5 में सारे पॉइंट अंदर ही लाई करने वाले हैं। मतलब कभी भी इसकी वैल्यू 5 नहीं हो सकती या 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो सारे पॉइंट जो आएंगे वो इनसाइड द सर्कल लाई करेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, विच रिप्रेजेंट द सेट ऑफ अ पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं विच रिप्रेजेंट द सेट ऑफ द पॉइंट in the interior of the circle। सर्कल के अंदर सारे पॉइंट लाई करेंगे विथ सेंटर, जिसका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा 0 0 और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 5। तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया कि नहीं। ये जो है यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, विच रिप्रेजेंट द सेट ऑफ द पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल। जब यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करेगा इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब कोई पॉइंट अंदर लाई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड द सर्कल, ये तो सबको पता ही होगा। और जब इस सर्कमफरेंस पे लाई करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन द सर्कल। और जब बाहर की तरफ लाई करेगा तो आउटसाइड द सर्कल हो गया। सबको आइडिया है इसका, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मॉड जेड इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच रिप्रेजेंट द सर्कल द सेट ऑफ द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल में भी लाई करेगा और उस सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा, सर्कल के सर्कमफरेंस पे भी लाई करेगा। वो सारे पॉइंट का कलेक्शन होगा मॉड जेड ग्रेटर देन 5। बोलो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं फिर। मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 1, इसका भी लोकस फाइंड आउट करना है। खैर ऊपर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, फाइंड लोकस, और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी, बताओ। इसका सेंटर साफ साफ दिख रहा है कि z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर से कंपेयर करेंगे। आगे आंसर -3 नहीं बेटा, -3 नहीं, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। कैसे माइनस बोल रहे, जेड नॉट की वैल्यू 3 आ रही है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0 और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो एक ऐसा सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर जो है वो 3,0 पे लाई करेगा। ये 3,0 इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे बनेगा, और रेडियस की वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए 1। तो इस तरीके सर्कल बन जाएगा जो एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर लाई कर रहा है इसका मतलब आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। अब यहाँ ग्रेटर देन होता तो ऊपर की तरफ सर्कल को और ऊपर रिप्रेजेंट कर देते, कलरिंग कर देते। अगर इनसाइड होता तो अंदर को कलर कर देते। तो इस टाइप से हमारा ये लोकस प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, वो भी लिख लेते हैं। इस टाइप से था, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड
which satisfied नंबर ऑफ सोल्यूशन है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ जेड का मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ जेड विच सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है जेड माइनस वन माइनस आई इक्वल टू √2, ये 2 है, और एक दूसरा गिवन है जेड प्लस वन प्लस आई इक्वल टू अंडर, ये जो है वो 2 गिवन है, एक √2 गिवन है और एक 2 गिवन है। तो देखो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके सेंटर को C1 नाम दे देते हैं और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,1 और रेडियस की वैल्यू क्या होगी √2। दूसरे वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर क्या होगा -1 और रेडियस R2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब ये 2 सर्कल हैं, अब इनका सोल्यूशन पूछ रहा है कि इनका क्या क्या सोल्यूशन होगा जो मतलब वो सारी वैल्यूज जो सर्कल को सेटिस्फाई करें। तो इस तरह का काम तुमने मे बी शायद 10th में किया होगा, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, देख लेते हैं याद है कि नहीं। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे, ना कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलने वाले हैं। x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी नहीं, नाइदर टच नॉर कट में, तो ये नंबर ऑफ सोल्यूशन 0। यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ता था कि हम सेंटर C1 और C2 देखते थे और रेडियस की वैल्यू को R1 और R2 लेते थे, और यहाँ पर क्या होता था कि जो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से हमेशा बड़ी होने वाली, साफ साफ दिख भी रही कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है और R1 R2 का सम कम आएगा। तो हम क्या करते थे कि दोनों सर्कल, ये C1 C2 का मतलब सर्कल के सेंटर की बीच की डिस्टेंस है ये C1 C2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम C1 C2 फाइंड आउट कर लेंगे और देख लेंगे कि उनका सम ग्रेटर देना है कि लेस देना है कि इक्वल टू है। अच्छा, अगर ग्रेटर देना है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो गया। अगर यहाँ पर इस टाइप से आ गया कि ये वाला जो है वो इससे टच करने लगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे। अरे एक ही पॉइंट पे तो टच करेगा, ये C1 C2 की वैल्यू अब किसकी इक्वल हो जाएगी R1 प्लस R2 की। इस तरह क्वेश्चन है 10th में, कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है, कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है इसमें। तो ये C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या मिलने वाले हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 मिलेगा क्योंकि एक ही जगह पे कट करेगा। उसके बाद थर्ड केस, अगर C1 C2 जो है वो छोटा हो जाए R1 प्लस R2 से, यहाँ पर ऐसे कट कर जाए, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, C1 C2 जो है वो छोटा हो जाए R1 प्लस R2 से, तो तब नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन तब क्या हो जाएंगे 2। तो ये 3 केसेस है जो हमको पता होने चाहिए थे। और एक और भी होता है जिसमें, अच्छा इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कल एक्सटर्नल टच बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल टच। जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये सिंपल टच भी बोलता है तो भी हम यही बनाते हैं। और एक होता है इंटरनल टच, एक ऐसे सर्कल जा रहा है और उसके अंदर एक सर्कल ऐसे उसको टच कर रहा है, ये, तो ये कौन सा टच होता है, इंटरनल टच। इसमें भी नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें भी 1 ही मिलेगा। इसकी कंडीशन क्या होगी, ये सेंटर है सर्कल का, ये C1 है और ये C2 है, तो इसमें C1 C2 की वैल्यू जैसे वहाँ R1 प्लस R2 होती है, यहाँ पे R1 माइनस R2 की इक्वल होती है। मॉडुलस इसलिए लगा दिया कि हमें पता नहीं कौन सा सर्कल बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 ही मिलने वाला है। तो अब जरा तुम लोग मुझे देख के बता सकते हो, हमारे पास ये है C1 C2, तो कौन सा कंडीशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या मिलने वाला है। क्वेश्चन हमारा यही था कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऑप्शन थे 0, 1, 2 और नन, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो कुल मिला के बस तुम्हें सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और देख लेना है कि वो रेडियस के सम्स के इक्वल है कि डिफरेंस के इक्वल है। देखो और बताओ क्या इक्वल होगा, कौन से कंडीशंस फॉलो हो रही है। C1 C2 की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले वाले सर्कल का सेंटर जो है वो कितना आ रहा है 1,1, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, और पहले वाले सर्कल की रेडियस √2 है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 2 है। तो C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहा है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा ना। अच्छा -1 कॉमा -1 है, ये दोनों ही माइनस के, तो ये भी 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 + 1 2, 2 का 4 + 4 8 आ जाएगा। तो 8 का मतलब हो गया 2√2, 2√2 का मतलब हो गया 2 × 1.414, तो 2.8 समथिंग हो जाएगा। और R1 + R2 कितना आ रहा है, 2 + √2 आ रहा है, तो 2 + √2 की वैल्यू 1.414, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। C1 C2 जो है वो छोटा हो गया, जबकि R1 + R2 बड़ा हो गया। तो आप बता दो जरा कौन सा क्या आंसर हो जाएगा इसमें। जब C1 C2 छोटा हो और R1 + R2 बड़ा हो तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो लिख देंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ज़रा करना, और फिर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन मैं भेजूँगा सॉल्व करने के लिए, तो उनको करना बाद में। पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही इसका ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, इसको ज़रा ट्राई करना और बताना। सिग्मा r = 0 to 500 गिवन है, I to the power 2 to the power r, I की पावर 2 है और 2 की पावर r है। इसका आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी लिख लेते हैं ताकि बहुत सारे आंसर ना मिले। I + 498, I + 497 और none of these। ठीक है बच्चों, तो ठीक है आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।